दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मगध साम्राज्य के उदय के बारे में। और यह बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मेंस में आपको किसी भी चैप्टर के बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए ये मेंस के लिए भी उपयोगी होगा। और पीटी पीटी में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो जो पहला है, तो पहला इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो बृहत वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हर्यक वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे और फिर नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सबों के बारे में पढ़ने से पहले, इसके पहले कुछ घटनाएं घट चुकी थी। जैसे कि हम जान रहे हैं कि जनपद बन चुके थे, जनपद के बाद फिर महाजनपद भी बन गए। महाजनपद में हम लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें आपका कौशल, अवंती, वत्स और ये बज्जी संघ इत्यादि थे। तो इसे पहले पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोगों को देना है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद के संरक्षक थे? तो इसका ये चारों ऑप्शन है। पहला है अजातशत्रु, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा शिशुनाग, चौथा चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर आपको देना है और वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर भी आप लोगों को दे दूँ। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो मगध साम्राज्य में पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रो के रूप में जान लेते हैं। तो मगध साम्राज्य का जो उल्लेख किया गया है, तो वो आपका यथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है और यह कहा गया है कि यह उस समय का सबसे मजबूत राज था। यानी कि सभी तरफों से, भोजन में, सेनाओं में ये काफी मजबूत था। और इसका विस्तार यदि देखा जाए, मगध साम्राज्य का विस्तार, तो ये उत्तर में गंगा, दक्षिण में आपका विध्वंस, पूर्व में आपका चंपा यानी आपका भागलपुर, पश्चिम में सोन नदी तक फैला हुआ था। और इसकी राजधानी राजगीर, और अभी भी नाम है राजगीर, जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा हस्तांतरित कर दी गई थी। और यदि मगध साम्राज्य में के अंतर्गत देखें, तो मगध साम्राज्य में कौशल, वत्स, अवंती ये शामिल थे। यह भारत की महाशक्ति बन गई थी और इसका भारत के इतिहास में जिक्र भी होने लगा था। तो ये कुछ मगध साम्राज्य के बारे में आपका इंट्रो के रूप में है। और अब हम जानेंगे कि मगध साम्राज्य के उदय के आखिर क्या कारण थे। उस समय उसका ऐसा क्या बैकग्राउंड बना था जो कि इसके उदय के कारण बन गए। तो ये छोटा सा ये मैप है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो 16 महाजनपद है उनके बारे में इसमें दिया गया है। ऐसे कि आप देखें तो मैं आपको कुछ कुछ दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका हो गया अंग प्रदेश, ठीक है, ये आपका हो गया मगध, ये काशी, ये मल। इसी तरीके से इसे थोड़ा और अलग कर देता हूँ, जिसके कारण से ये थोड़ा दिखेगा। मैं आपको सभी को दिखा देता हूँ। ये आपका अवंती हो गया, ये उज्जैन हो गया, इस तरीके से हो गया, आप देख सकते हैं। ये आपका कुरु हो गया, ये इंद्रप्रस्थ उसकी कैपिटल। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो 16 महाजनपद है, इन सभी का इस मैप में जिक्र किया गया है। ठीक है, ये आपका असमग है, जो आपका साउथ में स्थित होने वाला एकमात्र महाजनपद है। आइए अब आगे देखते हैं कि उस समय इसके उत्थान या फिर विकास के या फिर इतने बड़े साम्राज्य होने का क्या क्या कारण था। तो पहली बात तो है कि इसमें जो शासक आए वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। वो चाहते थे कि हमारे राज्यों का विकास हो। एक तो पहला ये कारण आपका है। यदि हम दूसरे कारण के तौर पर देखें, तो दूसरे कारण में हम कह सकते हैं कि उस समय नवपाषाण युग के बाद
लोहे का विकास होने लगा था। लोहे के विकास होने के कारण कृषि के लिए नए नए उपकरण बनने लगे थे। कृषि के लिए नए नए उपकरण बनने लगे, हथियार नए नए बनने लगे। तो इस तरीके से कृषि में भी सरप्लस आने लगा, यानी कि लोग खेती करते थे और ज्यादा अनाज का उत्पादन करते थे। ज्यादा अनाज का उत्पादन हो गया तो वो हमें इसको बेचने के लिए भी चाहिए, मतलब बाजार। और उस समय सिक्कों का भी प्रचलन होने लगा था, जिसके कारण से व्यापार में काफी वृद्धि हो गई। और और देखें तो गंगा को उपजाऊ मैदान है, तो हम लोग जानते हैं कि गंगा के आसपास के क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि गंगा अपने साथ जो मिट्टियां लाती है उसके साथ, मतलब वो उर्वरक वाला जो मिट्टी होता है वो भी साथ में ले आती है, जिसके कारण से भी खाद्यान्नों का उत्पादन काफी बढ़ने लगा। और इस कारण से भी मौर्य साम्राज्य का विकास होने लगा। अब पड़ोसियों के विरुद्ध जो युद्ध हुए उसमें हथियारों का प्रयोग किया गया। तो अब लोहे के जो हथियार बनते थे वो काफी मजबूत होते थे पत्थर के अपेक्षा। तो नवपाषाण युग के बाद और आगे जो विकास हुआ, महाजन पद आते आते ये लोहे के हथियार का उपयोग युद्ध में होने लगा, जिससे कि और विकास आगे बढ़ता गया और साम्राज्य का पूर्ण रूप से विकास हुआ। अब आगे यदि देखते हैं तो आगे कौन कौन से वंश का विकास हुआ, कौन कौन से वंश आए। तो पहला है बृहद राजवंश, ठीक है। और दूसरा फिर हर्यक आए, हर्यक राजवंश। फिर शिशुनाग राजवंश आए। और फिर नंद राजवंश या नंद साम्राज्य, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ यहाँ मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ कंफ्यूज हो जाए। ये आपका राजवंश है, ठीक है। अब आते हैं बृहद राजवंश के बारे में। इसमें जो मुख्य राजा थे वो थे चेदी राज बसु, ठीक है। चेदी राज बृहद ने बृहद राजवंश की स्थापना की, जैसा कि हम लोग इसमें देखते हैं। और फिर बृहदत्त के पुत्र जरासंध हुए, और यह एक प्रतापी राजा थे, जिन्होंने काफी काफी प्रदेशों के राजाओं को इन्होंने पराजित किया, जैसे कि काशी है, कौशल है, चेंदी है, मालवा है, विदेह है, अंग है, कलिंग है, कश्मीर और गंधार तक के राजाओं को पराजित किया। और जरासंध उसके बाद में क्या हुआ कि जरासंध एक द्वंद्व युद्ध में मतलब मारा गया। द्वंद्व युद्ध का मतलब ये होता है कि उसे पता नहीं चला कि उसे युद्ध में कौन मारा, कैसे मारा, तो उसी को हम लोग कहते हैं द्वंद्व युद्ध। उसके बाद उसका जो पुत्र था सहदेव, वो शासक में बना। उसके बाद फिर छोटे छोटे 2-3 राजा आए जो काफी कम समय तक उन्होंने राज किया। फिर इसी तरीके से इस वंश का जो अंतिम राजा था वो रिपुंजय था, ओके। फिर उसके बाद आया ये हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश में ये आपका बिंबिसार आया, फिर अजात शत्रु आया, फिर उदयन आए। ये यहाँ थोड़ा उदयन का थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, उदयन में ऐसे होता है, ठीक है। आप लोग किताब में देखेंगे तो उदयन ऐसे ही होगा, ठीक। ये बिंबिसार आया। बिंबिसार जो है ये 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहा। और अजात शत्रु जो है वह 492 से 460 ईसा पूर्व तक रहा। और उदयन जो था वह 460 से 444 ईसा पूर्व तक यह रहा। क्योंकि इसका डेट इंपॉर्टेंट रह जाता है, कभी कभी एग्जाम में जो है वो सीधे तौर पर डेट पूछ दिए जाते हैं, तो इसीलिए डेट आप लोगों के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है।
आइए आगे देखते हैं बिम्बिसार के बारे में। तो बिम्बिसार के बारे में यदि देखें तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये पहली बार जो है ना अपनी सेना में इन्होंने हाथी का प्रयोग किया था। अपनी सेना में पहली बार इन्होंने ये हाथी का प्रयोग किया था, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। और और ये बुद्ध और महावीर के समकालीन माने जाते हैं और इन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए त्रिपक्षीय नीति का भी पालन किया। त्रिपक्षीय नीति के बारे में जाने तो त्रिपक्षीय नीति की युद्ध भी करना और वैवाहिक संबंध भी स्थापित करना। यदि कोई राजा कहीं या कोई बीमार है तो उसका हेल्प कर करके भी साम्राज्य का विस्तार करना, तो इस तरीके से त्रिपक्षीय नीति का ये मतलब हुआ। अब वैवाहिक संबंध में देखें तो इन्होंने कौशल, लच्छावी और मद्र वंश के राजकुमारियों के साथ विवाह स्थापित किया। और त्रिपक्षीय का मतलब यही हुआ कि शक्तिशाली शासकों से मित्रता, जैसे अवंती नरेश के पास अपना शाही चिकित्सक जीविका को भेजा क्योंकि वो बीमार था, उसे चिकित्सक भेज करके उससे मित्रता स्थापित किया। उसके बाद फिर उसने अंग प्रदेश को भी जीता। उस समय जो चंपा था, चंपा जो है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, चंपा है वो अंग का कैपिटल है, उसकी राजधानी है। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने अपना चिकित्सक भेजा और अंग प्रदेश को उन्होंने जीता था क्योंकि उस समय चंपा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। अब यदि अजात शत्रु के बारे में देखें, क्योंकि बिम्बिसार के बाद जो आए वो अजात शत्रु आए और अजात शत्रु जो है उन्होंने विस्तारवादी के लिए वो आधुनिकरण अपनाया। उस समय का जो हथियार था उससे रिलेटेड जो भी विकास होने को थे उसे विकास कर करके उन्होंने आधुनिकता को अपनाया और उससे विस्तार किया और उसने वाराणसी और वैशाली जैसे राज्यों को उन्होंने जीता। अजात शत्रु के बारे में कहा जाता है कि ये धार्मिक नीति में ये उदार थे। उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के अनुयायियों को वह सहयोग प्रदान करते थे और उसी के शासन काल में यानी उसी के काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। जैसा कि इसके पहले मैंने क्वेश्चन में भी था तो उसका आंसर अजात शत्रु ही होगा। क्वेश्चन याद नहीं, क्वेश्चन क्या होगा मैं बाद में देख लूंगा तो बता दूंगा। प्रथम बौद्ध संगति इसी के शासन काल में हुई थी और सुपीटक और विनय पीटक का भी विभाजन या फिर इसका उदय यही हुआ था। अब आगे आते हैं, आगे है उदयी और यह जो था आपका, एक तो आप इसे लास्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद कोई प्रतापी राजा नहीं है। इसके बाद जो भी राजा आए वो उतना सक्षम नहीं थे राज्य को चलाने के लिए। जैसे उदयन का जो पुत्र थे वो उतने सक्षम नहीं हुआ करते थे। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पाटलिपुत्रा की स्थापना कराई गंगा और सोन नदी के संगम पर। और यह जो है जिस समय अजात शत्रु शासन में था उस समय इसके बारे में कहा जाता है कि ये चंपा के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे, यानी राज्यपाल के रूप में काम कर रहे थे। और इसके शासन काल में कहा जाता है कि ये इसी के शासन काल में सब कुछ कमजोर पड़ गया था आपका हर्यक वंश कमजोर पड़ गया था और फिर इसका पतन होने लगा था। और जो इसके जो 3 पुत्र थे, 3 पुत्रों के बारे में जाने तो पहला पुत्र का नाम था आपका अनिरुद्ध, ठीक है, दूसरा का नाम था मुंडक और तीसरा का नाम था नागदशक। इन तीनों के बारे में कहा जाता है कि ये तीनों इतना विलासी और भ्रष्टाचार टाइप के लोग थे जिसके कारण आपका हर्यक वंश का आपका पतन शुरू हो गया था। और शिशुनाग वंश के जो पहले शासक थे उन्होंने
उसकी हत्या कर करके शिशुनाग वंश का फिर उदय हुआ। जैसे शिशुनाग वंश में 2 शासक आए, एक शिशुनाग और एक दूसरा कालाशोक। तो इसका जो शासन काल था, इसका शासन काल याद करने के लिए इसका 13 से 345 था, ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा वर्ष जो है वो शिशुनाग ही थे। उसके बाद फिर कालाशोक ने शासन किया। शिशुनाग वंश के बारे में कहा जाता था कि ये मगध काल में जो ये मंत्री के पद पर पहले थे। फिर उन्होंने फिर वो उनकी हत्या कर करके, जैसे वो अजात शत्रु और उदयन के जो काल थे, हर्यक वंश का जो काल था, उसमें वो मंत्री हुआ करते थे। बाद में फिर वो अपने राज्य की स्थापना किया और उसके बाद उन्होंने फिर ये अवंती, ठीक है, अवंती, और जिसकी की राजधानी दक्षिणी माहेश्मती और उत्तरी उज्जैनी है, उसके राजाओं को हराया और मगध साम्राज्य में मिला लिया और 100 साल के प्रतिद्वंदता का उन्होंने अंत कर दिया। शिशुनाग एक शक्तिशाली शासक था। उसने 2 राजधानियां बनाई, एक तो आपका वैशाली नगर को राजधानी बनाया और दूसरा आपका वज्र को उन्होंने राजधानी बनाया। और उस समय कहा जाता है कि शिशुनाग वंश का जो राज विस्तार था वो बंगाल से मालवा तक था। अब आगे देखते हैं। अब कालाशोक के बारे में कहा जाता है कि उसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई और इसी में महायान और हीनयान दोनों आपका बट गया था, ठीक है। और फिर कालाशोक ने ही पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई और वे महापद्म यानी नंद वंश द्वारा फिर वो मारा गया और फिर ये नंद वंश की स्थापना हुई, ठीक है। फिर आगे आते हैं। फिर आपका नंद वंश में 2 शासक आए, 2 महत्वपूर्ण शासक आए, एक महापद्म नंद और एक धनानंद। और इसका शासन काल देखें तो इसका 345 से लेकर करके 322 ईसा पूर्व तक था और इसके बारे में विशेष जानते हैं। और इसके बारे में जाना जाता है कि महापद्म नंद ये एक नाई जाति के थे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी है कि ये गैर क्षत्रिय थे, कई स्रोतों में से निचली जाति का माना जाता है, जैसे कि ये नाई जाति का इसे माना जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पाली ग्रंथ में जो है ना, पाली ग्रंथ में इसका नाम अग्रसेन था। पाली ग्रंथ में इसका नाम, पुराणों में इन्हें महापद्म और महाबौद्धि वंश में से अग्रसेन कहा गया, ठीक है। उन्हें अंपायर बिल्डर के रूप में भी जाना जाता है। कलिंग कौशल को मगध में अधिकृत किया और ये जानकारी से हाथी गुम्फा शिलालेख से मिलती है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके शासनकाल में जो मगध साम्राज्य था उसका सर्वाधिक विस्तार हुआ था और उस समय जो आपका जो महत्वपूर्ण महाजनपद थे उसमें से आपका पंचाल और फिर काशी, फिर कलिंग और अस्मक सूरसेन, ठीक है। और ये इन सब राज्यों पर हमला कर करके इन्होंने मगध साम्राज्य में मिला लिया था, जिसके कारण से ही इसे अंपायर बिल्डर के रूप में जाना जाता है। अब आगे देखें तो आगे आता है आपका धनानंद के बारे में। धनानंद जो है वो धनानंद एक्चुअल में ये अंतिम राजा था नंद वंश का। उसके बाद फिर
कोई राजा नहीं आए। उसके बाद इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दी गई थी और उसके बाद फिर मौर्य शासन का स्थापना हुआ। इसके बारे में जो कहा जाता है कि इसका जो साम्राज्य था, उत्तर में जैसे जान रहे हैं कि उत्तर में आपका हिमालय जो है, ये हिमालय से, और दक्षिण में आपका जो दक्षिण में गोदावरी है, वहां तक फैला हुआ था इसका साम्राज्य। और फिर पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में इधर ले लेते सिंधु नदी, क्योंकि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इसके पहले वाले में महापद्म नंद ने काफी साम्राज्य विस्तार किया था, तो जिसका कि इसको काफी फायदा भी हुआ था और काफी सारे इसके दुश्मन भी बन गए थे, जिसके कारण से इसकी मतलब हत्या कर करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत लालची टाइप के आदमी थे। इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत लालची टाइप के आदमी थे, ठीक है। और इसी के साथ 321 ईस्वी में आपका इसका मृत्यु हो गया और इसी के साथ नंद वंश समाप्त हो गया और मौर्य वंश स्थापित हुआ। और फिर आते हैं जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद के संरक्षक था। निम्नलिखित में से कौन प्रथम बौद्ध परिषद का संरक्षण था, तो इसका आंसर अजातशत्रु हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सेशन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए